हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। सो हम यहाँ पे जो आईसीए के इनकम टैक्स के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 8वां केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 7 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 8वां केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए पहले उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, Which of the building's income is chargeable to tax under the head income from house property in the hands of मिस्टर सोनू। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि मिस्टर सोनू के हाथ में उनकी किस बिल्डिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, Which of the following payments or expenditure is allowable as a deduction while computing income under the head income from house property incurred in respect of the building at Chennai and Kochi। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि उनकी जो चेन्नई एंड कोची में बिल्डिंग है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते टाइम आपको किस खर्चे का डिडक्शन दिया जाएगा, वो आपको पूछा गया। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। तो यहाँ पे ये पूछा है कि मिस्टर राजू से जो आपको अमाउंट मिला वो किस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो सर इसके लिए तो हमें केस स्टडी में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पहले हमें रीड करनी होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, what is the amount chargeable to tax under the head income from house property इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। तो आखिर में आपको उनके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने को भी पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या लिखा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अब इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस रीड किए उसके बेस पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी हेड के रिलेटेड पूछे गए। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो भी ज्यादातर उसी के लिए दी गई है। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू के पास दो बिल्डिंग्स है, एक तो उनका चेन्नई में बिल्डिंग है, दूसरा उनका कोची में बिल्डिंग है। और इन दोनों बिल्डिंग्स के लिए आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों बिल्डिंग्स की आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है। उसके बाद उसका स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया गया है। उसके बाद उसका फेयर रेंट का अमाउंट आपको दिया गया है एंड आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी दिया गया है। अब सर ये चार चीजें आपको कहाँ पे काम आएगी, जब यहाँ पे इन दोनों बिल्डिंग्स की आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे तो वहां पे आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ये चार चीजें यूज की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो उसमें आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू में से एक डिडक्शन दिया जाता है, दैट इज म्यूनिसिपल टैक्सेस का। लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशंस दी गई है, वो दोनों कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई की तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। पहला कंडीशन ये था कि जितना म्यूनिसिपल टैक्स आपने एक्चुअली पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा। एंड दूसरा कंडीशन ये था कि वो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट उस प्रॉपर्टी के ओनर ने पे किया होना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो कोची में आपकी बिल्डिंग थी उसका म्यूनिसिपल टैक्स तो मिस्टर सोनू ने यानी उस प्रॉपर्टी के ओनर ने पे किया। तो ये जो 4000 का म्यूनिसिपल टैक्स है उसका तो डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप कोची वाली बिल्डिंग की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसका म्यूनिसिपल टैक्स मिस्टर रामू ने यानी उस प्रॉपर्टी के टेनेंट ने पे किया, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3000 का म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोची बिल्डिंग। तब यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डिडक्शंस दिए जाते हैं। सर सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दिया जाता है। इसके अलावा हमें एनएवी में से दो और डिडक्शन दिए जाते हैं। पहला आपको सेक्शन 24A में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है @30% ऑफ एनएवी। इसके अलावा सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस का डिडक्शन हमें दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इन तीन डिडक्शंस के अलावा आपको और किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई भी खर्चा हो। तो अब यहाँ पे आपने इन दोनों बिल्डिंग्स के लिए जो रिपेयर एक्सपेंस पे किया है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो लैंड रेवेन्यू पे किया उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने इन दोनों बिल्डिंग्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे इन तीन खर्चों का डिडक्शन आपको इसलिए नहीं दिया जाता बिकॉज आपको सेक्शन 24A में ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है @30% ऑफ एनएवी। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने इन दोनों बिल्डिंग्स के म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है, तो क्या इस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B? आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 24B में ये लिखा है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या फिर उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है या फिर किसी प्रॉपर्टी के रिपेयर रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो फिर उस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B। लेकिन सर हमने तो यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टीज के म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है, तो इस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है,
आपको यहाँ पे इन दोनों बिल्डिंग्स का नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन दिया गया है। जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसको आपने रेंट पे दिया था फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसको आपने रेंट आउट किया था फॉर बिजनेस पर्पस। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन दोनों बिल्डिंग्स का डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिया गया, ठीक है सर। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि जो चेन्नई एंड कोची में आपकी बिल्डिंग्स है उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते टाइम आपको किस खर्चे का डिडक्शन दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आपका रिपेयर का खर्चा है, इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू आपने पे किया, इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, एंड इवन जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, इनमें से किसी भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसी का डिडक्शन आपको दिया जाएगा फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू। एंड उसमें भी जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स ही मिस्टर सोनू ने यानी उस प्रॉपर्टी के ओनर ने पे किया, तो उसी म्युनिसिपल टैक्स का आपको डिडक्शन मिलेगा। चेन्नई में जो आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स मिस्टर रामू ने यानी उस प्रॉपर्टी के टेनेंट ने पे किया, तो उस म्युनिसिपल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू। जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स जो मिस्टर सोनू ने पे किया उसी का डिडक्शन आपको दिया जाएगा फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे आगे केस स्टडी में क्या लिखा है, मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर took on rent the building under construction in Mumbai at rupees 5,000 per month for his film shooting. The construction of the said building would be completed by April 2026। तो यहाँ पे ये लिखा है कि मिस्टर सोनू करंट प्रीवियस ईयर में एक और बिल्डिंग बना रहे हैं मुंबई में, और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा अगले साल, दैट इज इन अप्रैल 2026। लेकिन मिस्टर सोनू ने क्या किया, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिस्टर राजू जो एक फिल्म डायरेक्टर है उनको रेंट पे दे दी फॉर रुपीज 5,000 पर मंथ। तो अब यहाँ पे सर ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपने किसी को रेंट पे दी है, तो ये रेंटल इनकम क्या आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी, आंसर इज नो। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो वो रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जा सकती है। लेकिन अगर आपने किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसकी रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो सर वो रेंटल इनकम कहाँ पे जाएगी, तो वो रेंटल इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू का ये प्रॉपर्टीज रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी चेन्नई एंड कोची में बिल्डिंग है जिसको आपने रेंट पे दिया था उसकी रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। बिकॉज आपको ये मालूम होगा कि अगर आपने किसी को रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वो प्रॉपर्टी आपका रेंट पे देने का बिजनेस हो या ना हो, उसकी रेंटल इनकम हमेशा आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और अगर वो प्रॉपर्टी आपका रेंट पे देने का बिजनेस है तो वो रेंटल इनकम आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। अगर वो बिजनेस नहीं है आपका तो फिर वो रेंटल इनकम भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। और यहाँ पे ये क्लियरली बोला गया है कि मिस्टर सोनू का ये प्रॉपर्टीज रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, तो इन दोनों बिल्डिंग्स की रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि मिस्टर सोनू के हाथ में किस बिल्डिंग की इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे जो चेन्नई एंड कोची में आपकी बिल्डिंग्स है उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि मिस्टर राजू से जो आपको अमाउंट मिला है वो किस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो मिस्टर राजू को आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वो रेंटल इनकम आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने को पूछा गया था। तो आप एक काम करिए, उनकी जो चेन्नई एंड कोची में बिल्डिंग है उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको उनकी करंट प्रीवियस ईयर की टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैंने जो ऊपर सॉल्यूशन दिया हुआ है उस पर हम चलते हैं। तो अब सर हम यहाँ पे इन दोनों बिल्डिंग्स की हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इन दोनों प्रॉपर्टीज की ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी निकाल दीजिए। तो अब सर ये जीएवी कैसे निकाली जाती है, तो आप एक काम करिए, इस प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का अमाउंट जो आपको दिया है उन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा उसको कंटिन्यू करिए। ये जो हायर अमाउंट आपको मिला उसको आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करिए आपके एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल के साथ, और इन दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो बनेगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है सर। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी गई थी ₹35,000, उसका फेयर रेंट आपको दिया गया है ₹31,000। इन दोनों में से हायर अमाउंट रहेगा वो आप कंटिन्यू करिए, दैट इज ₹35,000।
अब इस हायर अमाउंट को आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो आपको दिया गया ₹36,000, और इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज ₹35,000। और यहाँ पे इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल रेंट आपको दिया गया था ₹38,000, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो बनेगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज ₹38,000। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दी गई थी ₹80,000। उसके बाद उसका फेयर रेंट का अमाउंट आपको दिया गया ₹82,000। उन दोनों में से हायर अमाउंट जो आपको मिलेगा वो आप कंटिन्यू करिए, वो आपको मिल जाएगा ₹82,000। उस हायर अमाउंट को आप कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो आपको दिया गया था ₹70,000। अब इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज ₹70,000। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल रेंट आपको दिया गया था ₹68,000। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो बनेगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज ₹70,000। अब यहाँ पे जीएबी में से आपको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसका म्यूनिसिपल टैक्स तो टेनेंट ने पे किया था तो उसका तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसका म्यूनिसिपल टैक्स मिस्टर सोनू ने पे किया था, यानी उस प्रॉपर्टी के ओनर ने पे किया था, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ₹4,000 का जो म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया था उसका डिडक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी, जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसकी नेट एनुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी ₹38,000, एंड जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसकी एनएवी आपको मिल जाएगी ₹66,000। अब उस एनएवी में से आपको पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो चेन्नई वाली बिल्डिंग में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा ₹11,400, एंड कोची वाली बिल्डिंग में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा ₹19,800। अब यहाँ पे क्या सेक्शन 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया था, उस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमें यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे सीधा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको मिल गई ₹26,600, और जो कोची में आपकी बिल्डिंग है उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको मिल गई ₹46,200। तो इन दोनों इनकम को आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे मिस्टर सोनू की टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको मिल जाएगी ₹72,800। तो यहाँ पे आपको आखिरी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹72,800। ये रहेगी इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 8वां केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके ये सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको मेन एग्जाम में मदद करेंगे। तो जो अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे डिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको ये एमसीक्यू डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट ले पाए। और इसके अलावा अगर आपको ये एनोटेड पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।